हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मेघ आए, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कवि हमें इस पाठ में मेघ के बारे में बताते हैं कि मेघ की तुलना गांव के दामाद से करते हैं। मेघ की तुलना कवि गांव के दामाद से करते हैं जो 1 वर्ष के बाद शहर से गांव अपने ससुराल आए हैं। यहाँ पर कविता के 2 मीनिंग निकलते हैं, 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो दामाद के आने से गांव में जो हलचल खुशी होती है उसे दर्शाते हैं और उसकी व्याख्या की जाती है। और दूसरी, वर्षा ऋतु आने पर मेघ आने से लेकर वर्षा होने तक का दृश्य कवि ने दिखाया है इस कविता के जरिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं और समझते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार। बयार मतलब होता है हवा। हवा को बयार बोलते हैं। बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली। पाहुन, पाहुन का मतलब मेहमान से है। मेहमान ज्यों, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बच्चों यहाँ कवि हमें बताते हैं कि मेघ मानो कोई गांव का नया दामाद आया हो, सज के सवर के। बहुत ही सज सवर के गांव के दामाद आए हैं। और बयार यानी हवा, यहाँ कवि ने हवा की तुलना छोटे छोटे बच्चों से की है, गांव के छोटे छोटे बच्चों से की है। जब कोई नया मेहमान गांव में आता है तो बच्चे कैसे उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, शोर मचाते हैं, वैसे ही कवि कहते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो उनके पीछे छोटे छोटे बच्चे नाचते, आवाज लगाते दौड़ते हैं। यानी हवा चल रही है जब मेघ आए हैं। हवा के चलने से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। तो कवि कहते हैं कि जैसे शहर के पाहुन गांव आए हों तो गली के सारे लोग खिड़कियां किवाड़ खोलकर उन्हें देख रहे हैं कि पाहुन बड़े सज सवर कर आए हैं। तो गांव, यहाँ पर मैं कवि पवन से, बयार यानी हवा से बच्चों की तुलना कर रहे हैं। और दरवाजे खिड़कियां जो हवा से खुल जाती हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जैसे मानो गांव के लोग पाहुन को देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उन्हें देखने सामने आए हैं। क्यों? क्योंकि पाहुन गांव से शहर में आए हैं, बड़े बंठन के सवर के। चलिए दूसरा भाग देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर खाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ कवि कहते हैं कि झुके, गर्दन उचकाए। पेड़ से तुलना, पेड़ के बारे में कवि कह रहे हैं यहाँ पेड़ झुकने की। और चितवन मतलब होता है बाकी, चितवन मतलब तिरछी नजर से, चितवन मतलब दृष्टि, देखना, टेढ़ी नजर से देखना। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब हवा चलती है तो पेड़ हिलने लगते हैं, मानो गांव के जो पुरुष हैं वे सर उचकाकर उसे देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? पाहुन को देख रहे हैं। पाहुन को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। आंधी चल रही है तो धूल उड़ रहे हैं। यहाँ धूल की तुलना कवि गांव की लड़कियों से करते हैं कि जब पाहुन आते हैं तो उसे देखकर वह लड़कियां घाघरा उठाकर भाग रही हों, मानो शर्मा रही हों। और आंधी से जो नदियों में लहरें उठ रही हैं, उसकी तुलना कवि गांव की बहुओं से करते हैं कि वह घूंघट उठाकर उन्हें तिरछी चितवन से, तिरछी नजर से पाहुन को देख रही हैं। गांव की औरतें, गांव की बहुएं पाहुन जो गांव आए हैं उन्हें तिरछी नजर से देख रही हैं कि पाहुन बड़े सज सवर के गांव में आए हैं। तो यहाँ गांव, धूल की तुलना की गई है लड़कियों से। धूल उड़ने, जब आंधी आती है, हवा चलती है, जब मेघ आते हैं तो धूल जो उड़ता है, तो उससे की तुलना लड़कियों से, गांव की लड़कियों से की गई है। और यहाँ पेड़ की तुलना गांव के लोगों से की गई है। और नदी की तुलना की गई है गांव की बहुओं से। गांव की बहुएं जैसे घूंघट
घूंघट के आड़ में घूंघट थोड़ा घसका करके पाहुन को जैसे देख रही हूँ, क्योंकि पाहुन बहुत सज सवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार, जुहार का मतलब होता है अभिवादन, अभिवादन स्वागत करना। बरस साध बाद सुध लीन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इसका अर्थ है, कवि हमें बताते हैं कि गांव के पीपल के वृक्ष को यहाँ पर बुजुर्ग की तुलना की गई है पीपल के वृक्ष से, क्योंकि पीपल का वृक्ष बहुत ही पुराना होता है, इसीलिए बुजुर्ग की तुलना की गई है। और वह झुककर, पीपल का वृक्ष झुककर मानो पाहुन का अभिवादन कर रहा हो, उनका स्वागत कर रहा हो, पीपल का वृक्ष। और एक आवाज आती है कि 1 वर्ष के बाद मेरी सुधि ली है। यह कौन बोल रही है? यह है लता, जो किवाड़ के सहारे, किवाड़ की आड़ में खड़ी है और पाहुन को बोल रही है कि तुम इतने दिन बाद मेरी सुधि ली हो, एक बरस के बाद। लता की तुलना, यानी वृक्षों की जो लता होती है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। लता की तुलना कवि ने उस पाहुन की पत्नी से की है। लता की तुलना पाहुन की पत्नी से की है, और वह पत्नी पूछ रही है अपने पति से कि 1 साल बाद मेरी याद आई क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु तो साल भर के बाद, 1 साल के बाद ही आती है, इसीलिए गांव का जो ताल है, तालाब है, उसकी तुलना कवि ने साले से की है। उस पाहुन के साले, उस लता जो उनकी पत्नी है, उनके भाई से की है तालाब की तुलना। और कहते हैं कि पाहुन के स्वागत में साला परात में पानी लाता है और गांव पांव पखारने के लिए मेघ के आया है, उसका साला। क्योंकि गांव में अभी भी ये रीति है कि जब पाहुन, जब मेहमान आते हैं तो परात में उनका पैर धुला जाता है, हाथ पैर, उनका पहले हाथ पैर धुलवाया जाता है, तब उनको आसन बैठने के लिए जगह दिया जाता है। तो ये हमारे गांव की परंपरा है, इसीलिए यहाँ पर में बताया गया है कि पाहुन का पैर पखार रहे हैं जैसे उनके साले। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ आए हैं बंठन के सवर के, बहुत ही बन के ठन के सवर के आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई, दामिनी दमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढल के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज मतलब होता है जहां पर में धरती और आकाश ऐसा प्रतीत हो, जहां मिल रहे हो, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। अटारी मतलब होता है छत, घर की छत को अटारी कहते हैं। और दामिनी, दामिनी मतलब होता है, दामिनी का अर्थ है बिजली, बिजली चमकती है, वही दामिनी, यहाँ पर दामिनी कहते हैं। और भरम, भरम मतलब होता है शंका, शंका को भरम कहते हैं, कहा है यहाँ कवि ने। और बांध सब्र, बांध टूटा झरझर, भ्रम का जो बांध है, भ्रम है जो, वो खत्म हो गया और बांध टूटा। यहाँ कवि कहते हैं कि मेघ पाहुन और लता पत्नी दोनों छत पर मिलते हैं, और जो बिजली चमकी उसके प्रकाश से उन दोनों का भ्रम दूर हो गया। बिजली के प्रकाश से, जैसे मानो बिजली ने कोई प्रकाश फैलाया हो, और उससे उन दोनों का भ्रम दूर हो गया। और पत्नी लता कहती है मुझे क्षमा करो। पत्नी लता जो है, पत्नी वह क्षमा मांग रही है अपने पाहुन से, मुझे क्षमा करो, मेरा शक भ्रम दूर हो गया कि तुम मुझे भूल गए थे। लता को क्या भ्रम था कि उसके पाहुन मेघ जो है वो उसे भूल गए थे, और इसीलिए वह नाराज थी, इसीलिए वह शिकायत कर रही थी। और लता को यह भ्रम दूर हो गया और वह भूल गई थी इस चीज को। सब्र खत्म हो गया और आंसू झरने लगे, यानी मेघ का सब्र खत्म हो गया और बूंदे धरती पर गिरने लगी, पानी बरसने लगा। मेघ आए बंठन के सवर के। यहाँ पर मैं उन दोनों का ही भ्रम जो था दूर हो गया, और यहाँ बारिश भी
पड़ने लगी। ये इतनी जो मेघ आए तो हवा चली, खिड़कियां खुली, आम के वृक्ष और बगीचे लहराने लगे, कोयल कूकने लगे, पीपल के वृक्ष हिलने लगे, और तालाब और नदियों का जल हिलोर मारने लगा। ये सब सारी प्रक्रियाएं जब मेघ आती हैं तो क्या क्या होता है कवि ने हमें बताया है। तो मेघ की तुलना पाहुन से करके कवि ने हमें इस तरह से समझाया है। तो बच्चों पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।